नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के आज के 8वें लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एमपीजीके से संबंधित 25 क्वेश्चंस को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फजल अली आयोग की बात करें दोस्तों, तो ये आयोग जो है वो 29 दिसंबर 1953 को बना था। इसमें 3 सदस्य थे। एक सदस्य तो फजल अली थे और 2 और थे, जिनमें के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू का नाम आप लोग याद रखेंगे कि अन्य 2 सदस्यों में ये दोनों लोग थे। इनको काम सौंपा गया था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग हो रही थी, तो भाषा के आधार पर राज्य किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इस संदर्भ में इनको विचार विमर्श करना था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास लगभग 600 के आसपास देशी रियासतें थीं, जिनका विलय किया जाना था और विलय करवाने का काम सौंपा गया था सरदार पटेल जी को। कहीं ना कहीं विलय करवाया गया और 3 रियासतों को लेकर प्रॉब्लम आई थी, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर थी। इन 3 रियासतों को लेकर प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अंततः इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया था। जहां एक और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके हरि सिंह गौर जब यहाँ के राजा थे, उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ की हम बात करें तो दोस्तों जूनागढ़ जो है यहाँ पर जन्म संग्रह करवाया गया और हैदराबाद जो था यहाँ पर सैनिक कार्यवाही करके हमने इन्हें अपने देश में मिला लिया था। कहीं ना कहीं एक समस्या ये हमको देखने को मिल रही थी कि रियासतों का एकीकरण कर लिया गया, इनका विलय कर लिया गया, अब इनको मिलाकर राज्यों के बनाने की बात चल रही थी। राज्यों को बनाने के लिए सबसे पहले धर समिति बनाई गई। धर समिति ने कहा कि भाई राज्यों का जो निर्माण होगा वो प्रशासन के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक जो समूह था, तब जो हम बोल सकते हैं कि तेलुगु भाषा समूह के लोग थे, वो श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। अब श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय समूह के द्वारा आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर धर समिति की रिपोर्ट से ये लोग कहीं ना कहीं सहमत नहीं हुए। उसके बाद जेवीपी समिति बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को शामिल किया गया था। कहीं ना कहीं ये जो समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को मिलाकर, इस समिति ने भी कहा कि धर समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसी के अकॉर्डिंग प्रशासन के आधार पर ही राज्यों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो चल रहा था, यहाँ 56 दिन के अनशन के बाद श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो जाती है। जब श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन उग्र हो जाता है, आगजनी हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। इसके चलते 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना दिया गया था? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया तो दूसरी भाषा के लोगों ने भी इसके लिए डिमांड शुरू कर दी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य हमें भी चाहिए। जब भाषा के आधार पर बड़े लेवल पर मांग शुरू हो गई, तब जाकर 29 दिसंबर 1953 को डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसमें के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू ये अन्य सदस्य के तौर पर शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये जो फजल अली आयोग था या राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की संसद में और संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई थी। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की थी फजल अली आयोग ने। संसद में इसमें जब विचार विमर्श किया गया तो विचार विमर्श के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन एक्ट जो है वो पास किया गया और राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में कहा गया कि 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात यहाँ पर की, किसके आधार पर? फजल अली की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा के पश्चात। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। जब आप मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी की बात करते हैं तो याद रखिएगा वो है दूधराज। दूधराज, जिसको हम शाह ए बुलबुल भी कहते हैं।
इसे हम पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है या शाहे बुलबुल है, इसका और भी नाम हम बात करें तो इसको कहते हैं महारानी, ये भी इनका नाम है। तो ये जो हमारा राजकीय पक्षी है दूधराज है, शाहे बुलबुल याद रखिएगा। ऐसा पक्षी है जिसकी सफेद कलर की लंबी पूंछ होती है, काली कलर की गर्दन होती है, इसका जो पूरा हेड का कलर होता है वो काला होता है, कलंगी लगी होती है सिर पे। ये राजकीय पक्षी है कौन सा? दूधराज, शाहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर या महारानी इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों है, राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया था? जब आपसे ये पूछ रहा है कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा जैसा कि मैंने बताया कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। कितने राज्य बनाए गए? 14 बनाए गए। इन 14 राज्यों में से एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। अब जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उस समय उसमें 43 जिले थे और 8 संभाग थे। कितने जिले थे? 43 जिले और 8 संभाग थे। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश था इसमें 43 जिले 8 संभाग के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ किया गया और इसमें जो ऐसे क्षेत्र थे जो हमारे मध्य प्रदेश की भाषा से मेल नहीं खाते थे, जैसे मराठी भाषी क्षेत्र हुए या राजस्थान के कुछ क्षेत्र हुए, वो उनको दे दिए गए और हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हमने उनसे ले लिए थे। तो इसी प्रक्रिया के तहत जब क्षेत्रों का आदान प्रदान चल रहा था राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद, उसके अधिनियम के पास होने के बाद, मध्य प्रदेश जिले बनने के बाद, तो जो सिरोंज तहसील है, ये सिरोंज तहसील जो है वो राजस्थान में शामिल थी। इसको हमने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में शामिल कर लिया। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ऐसे ही हमने 8 जिले जो महाराष्ट्र में दे दिए थे, वो कैसे थे? मराठी भाषी थे। याद रखिएगा जैसे कि नागपुर है ना, बोल सकते हैं अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती, ये ऐसे जिले थे दक्षिण के जो मराठी भाषी थे, वो हमने किसको दे दिए थे? महाराष्ट्र को दे दिए थे। तो ऐसे जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था वो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के हिसाब से सिरोंज तहसील जो थी वो राजस्थान में थी, जिसको हमने विदिशा जिले में शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जब हम मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिले की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर हम सबसे बड़े जिले के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम सबसे छोटे जिले के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया तो हम जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लेते हैं, कभी वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो अगर यहाँ कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा। वैसे सबसे छोटा जिला अगर दे दिया वर्तमान में तो वो है निवाड़ी। सबसे छोटा जिला कौन सा है वर्तमान में? तो निवाड़ी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर दोस्तों जनसंख्या में बोल दिया कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो याद रख लीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। इंदौर जिला जो है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात कर देंगे तो यहाँ भी निवाड़ी का ही नाम आ जाता है। अगर आपको इसके तथ्यों में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो मैंने जो पहले के लेक्चर डाले हैं उसमें इससे संबंधित चीजों की बात की है। निवाड़ी के क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या आदि के संदर्भ में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसके लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वहां जाके लिंक को जाके कहीं ना कहीं उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो निवाड़ी जो है वो जनसंख्या में सबसे छोटा हो गया और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन होगा? सीहोर। अब जिलों की बात हो गई है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, तो वैसे ही हम बात कर लेते हैं संभाग की। अगर बात किया जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात कर लेंगे दोस्तों तो नाम याद रखेंगे क्या? इंदौर संभाग जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। वहीं अगर संभाग को हम क्षेत्रफल की दृष्टि से ले लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो क्या बोलेंगे? जबलपुर। जबलपुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर। अगर हम यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम। कौन सा है? नर्मदापुरम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करता हूं तो याद रखिएगा शहडोल।
शहडोल संभाग जो है ये कहीं ना कहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। अब यहाँ संभाग की बात हो गई है तो एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, अगर वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए, तहसील। दोस्तों अगर हम तहसील की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। जबकि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील की बात करते हैं तो वो आती है रौन। ये रौन तहसील जो है ये भिंड की है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील पूछ ले तो आप बोलेंगे रोन जो भिंड की है, और सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी तहसील पूछ लेता है, आपको क्या पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो बोलेंगे मंडला। मंडला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील आप लोगों से पूछ लेता है तो आप बताएंगे अजयगढ़। अजयगढ़ जो है ये पन्ना में है। अजयगढ़ कहाँ है? पन्ना में है। और अजयगढ़ जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों छोटी तहसील, बड़ी तहसील, बड़ा संभाग, छोटा संभाग, छोटा जिला, बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है तो इसको लगा लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि किस दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। दोस्तों जब किले का रत्न या भारत का जिब्राल्टर की बात आती है तो याद रखिएगा, जो ग्वालियर का किला होता है, ग्वालियर के किले को, ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रत्न या फिर भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भव्य किला है और एक प्राचीन किला है। याद रखिएगा, प्राचीन और भव्य किला है। कौन सा? ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी तक हम जितने भी वीडियोस को देखते हैं उन सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों से अलग अलग प्रश्न को लेकर जो भी शब्द आया है, जो भी फैक्ट आया, उसके अलग अलग फैक्ट भी डिस्कस किया है। उसी प्रकार से ग्वालियर के किले के संदर्भ में भी कुछ फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों ये जो किले की हम बात करते हैं इसके संदर्भ में कहते हैं कि लगभग 727 एडी के आसपास इसका निर्माण हमको पता चलता है, लगभग। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच में हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मेनली जो इसका निर्माण है वो कब हुआ है? 727 एडी के आसपास। ये 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कितने? 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक किला है जो कि गोपांचल पर्वत पर है। कहां पर है? गोपांचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये कछवाहा नरेश थे, या हम बोल सकते हैं कि स्थानीय सरदार थे। क्या नाम था उनका? सूरज सेन। इनके द्वारा स्टैब्लिश करवाया गया था। स्थानीय सरदार सूरज सेन के द्वारा उस समय इसको स्टैब्लिश करवाया गया था। और विशेष तौर पर ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है दोस्तों? बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जिसमें चूना आदि का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें इस किले की तो दोस्तों याद रखिएगा कि 15वीं शताब्दी में तोमर राजा का यहाँ पर शासन रहा। और तोमर राजा जहां पर इस समय थे मानसिंह। कौन थे? तोमर राजा जो मानसिंह थे, उन्होंने इसे एक आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिलाया। साथ ही साथ राजा मानसिंह जो थे, इनकी रानी का नाम था गुजरी। गुजरी महल जो है वो इन्होंने यहाँ पर बनवाया, क्योंकि इनकी रानी का नाम क्या था? मृगनयनी। इनकी रानी थी मृगनयनी। इस रानी के लिए इन्होंने यहाँ पर गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। किसने? राजा मानसिंह के द्वारा। समय समय पर इस किले पर अलग अलग बोल सकते हैं कि शासकों का अधिकार रहा था। जैसे यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो याद रखिएगा कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 के आसपास इस किले पर अटैक करके इस पर अधिकार किया। इसके बाद इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने इसको अपने कब्जे में रखा। इल्तुतमिश के बाद आगे जाते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि बाबर है उसने भी इसे अपने कब्जे में रखा था। ठीक है, बाबर ने 1528 में इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया था। मुगलों ने इसको किस रूप में इस्तेमाल किया था? कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया था। किसको? ग्वालियर के किले को। और चूंकि ये कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। कैसे बंदियों को रखा जाता था दोस्तों? याद रखेंगे, यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। किसको? ग्वालियर के किले को। जब बाबर ने इस पर अधिकार कर लिया था उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो अकबर जो है उसके भी कब्जे में रहा ये किला। अकबर ने भी इसको राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए यूज किया था। अकबर के बाद हम याद करें तो यहाँ पर शाहजहां का भी शासन रहा।
ठीक है। इस किले पर औरंगजेब का भी कब्जा रहा, याद रखेंगे किसका कब्जा रहा, औरंगजेब का भी इस किले पे कब्जा रहा। मतलब समय समय पर जो मुगल थे उन्होंने इस किले को अपने कब्जे में रखा था। बाद में हम बात करें तो जैसे ही मराठों का पूरा शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, उस पर पेशवाओं का शासन रहता है, तो ये किला जो था इस पे मराठों का भी आधिपत्य रहा। मराठों ने भी इस किले को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा, बुंदेलों के अधिकार क्षेत्र में रहा एक समय तक ये किला। तो समय समय पर अलग अलग शक्तियों ने इस किले को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। लेकिन यदि बात करते हैं तो 1844 के आसपास यह किला जो था वो सिंधियाओं के पास आ गया था। लंबे समय तक सिंधियाओं ने इस पर अपना कब्जा बनाकर रखा। लेकिन बाद में यदि हम बात करते हैं तो झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। कब? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले को तात्या टोपे के साथ मिलकर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ज्यादा समय तक रानी लक्ष्मीबाई इस किले को अपने साथ में नहीं रख पाई, क्योंकि साजिश के चलते जो ह्यूरोज था, ह्यूरोज के साथ इनका लड़ाई रहा और कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने अपने आप को हम बोल सकते हैं कि कटार से मार दिया, ताकि वो अंग्रेजों के हाथ में न लग पाती। और रानी लक्ष्मीबाई के अंत होने के साथ ही यह किला जो था वो किसके कब्जे में चला गया दोस्तों? तो याद रखेंगे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बाद में अंग्रेजों ने इस किले का अपने हिसाब से प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे कि ये किला जो था वो कैसे कैसे अलग अलग शासकों के हाथ में गया और फाइनली 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से ये किला अंग्रेजों के पास रहा। यदि हम किले की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इस किले में आपको बौद्ध और जैन मंदिर भी मिलेंगे, है ना। इस किले में आपको क्या क्या मिलता है? याद रखिएगा, बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं, जैन मंदिर भी मिलते हैं। साथ ही साथ इस किले में आपको गुजरी महल जो है वो इस किले में है। इस किले में आपको मानसिंह महल मिलेगा। मानसिंह महल की यदि हम बात करते हैं तो वो भी ग्वालियर के किले में ही है। यदि हम बात करेंगे तो इस किले में जहांगीर महल है, जहांगीर महल भी इसमें है। इस किले में आपको करण महल भी मिलेगा, करण महल भी इस किले के अंदर ही है। और जो गुजरी महल है इसके बारे में याद रखिएगा कि इसको एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। अब ये क्या है? एक संग्रहालय बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये किला बहुत प्रसिद्ध रहा है और इसकी तुलना जिब्राल्टर से करके इसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, या दुर्गों का या किलों का रत्न भी कहते हैं। याद रखिएगा जो हमने बात की ग्वालियर के किले के बारे में, जो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। जब दोस्तों हम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये एक महानतम गुप्त शासक था, महानतम गुप्त शासक था और समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? समुद्रगुप्त जो है उसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों को हराने के बाद, किसको हराने के बाद? शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने अपनी राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैनी को बनाया था। किसको बनाया था? मध्य प्रदेश के उज्जैनी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि फाहियान जो है, फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो लगभग 399 एडी में भारत आया था और 414 तक रुका था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। जो फाहियान था इसने फोयू की नामक किताब भी लिखी थी, जिससे हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की और गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था इसको विद्वानों की कदर थी, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विद्वानों की कदर थी। ये एक प्रकार से विद्वानों का आदर करने वाला शासक था। इसके दरबार में 9 प्रमुख विद्वान रहते थे जिनको इसके 9 रत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, घटखरपर, शपणक, शंकु, ये बेताल भट्टी, सब इंपॉर्टेंट जो विद्वान थे वो इसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कहता है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों याद रखिएगा कि छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो के मंदिर, और इन भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजाओं ने 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया, जो नागर शैली में बने हुए मंदिर है। कौन सी शैली में है? नागर शैली में बने मंदिर हैं।
और कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। काय का प्रदर्शन करते हैं? कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। नागा शैली में बने हुए मंदिर है ये। यदि हम खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको हिंदू व जैन, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के मंदिर मिलेंगे, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर कैसे हिंदू व जैन मंदिर मिलते हैं। यदि हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रमुख मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव के बाद यहाँ पर हम बात करें, एक ब्रह्मा भी मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर विश्वनाथ का भी है। इसका विश्वनाथ का मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर है। तो 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ है भैया? खजुराहो में है। या इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं जवारी मंदिर। जवारी मंदिर जो है दोस्तों वो भी कहाँ है? आपका खजुराहो में ही है। यहाँ के जो मंदिर हैं बेसिकली वो शैव हिंदू मंदिरों की यदि मैं बात करता हूँ तो हिंदू मंदिर जो है वो शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। हिंदू मंदिर किससे संबंधित माने जाते हैं? तो शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं खजुराहो के हिंदू मंदिर। यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे कि जो खजुराहो है वो विंध्याचल का ही हिस्सा है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है आपका खजुराहो के मंदिर। और एक समय तक यहाँ पर चंदेल राजाओं ने शासन किया था। चंदेल राजाओं के बाद इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण के बाद ये मंदिर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे कि एक राजा थे जिनका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन जो राजा थे, यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मंदिर बनवाया था जिसको हम बोलते हैं विष्णु मंदिर। यहाँ का जो विष्णु मंदिर है, इस विष्णु मंदिर को वर्तमान में हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे ये मंदिर का निर्माण जो है वो यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? यहाँ के राजा यशोवर्मन ने करवाया था। और अगर हम बात करें कि इन सभी मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा था, तो कंदारिया महादेव का जो मंदिर है, कंदारिया महादेव का मंदिर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर था, जो लगभग 999 एडी के आसपास बनवाया था। चंदेल शासक विद्याधर, क्या नाम याद रखेंगे? चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव का जो मंदिर था वो यहाँ पर स्थापित करवाया गया था। इस प्रकार से ये सभी भव्य मंदिर थे। कहाँ के? खजुराहो के। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? अगर राजा भोज की कृति की बात करेंगे तो याद रखिएगा चरक संहिता नहीं है। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में एक इंपॉर्टेंट विद्वान थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, और ये आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चरक संहिता नहीं है। बाकी विद्या विनोद, सम्रांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण तीनों ही राजा भोज की कृति है। राजा भोज के बारे में मैं अगले क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें राजा भोज की मैंने कृतियों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो हम यहाँ पर इतना ही बात करेंगे। एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें हम राजा भोज की और डिटेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम बात कर लें कि राजा भोज कौन थे, तो राजा भोज जो है इनको कविराज कहा गया। राजा भोज को क्या कहा गया? कविराज, क्योंकि ये विद्वान थे, लिखते थे। राजा भोज जो है इनके बारे में याद रखिएगा कि ये परमार वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? परमार वंश के राजा थे, जो अपने आप को विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी या विक्रमादित्य का वंशज मानते थे। तो विक्रमादित्य का वंशज मानते थे, ये परमार वंश के राजा थे। कौन? राजा भोज। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखेंगे कि राजा भोज की जो आत्मकथा है, राजा भोज की आत्मकथा जो है उसे कहते हैं भोज प्रबंधनम। भोज प्रबंधनम जो है वो राजा भोज की आत्मकथा है, ये याद रखिएगा। राजा भोज जो थे उनकी पहली राजधानी उज्जैन थी। पहली राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन थी। और बाद में इन्होंने धार की स्थापना करके धारा नगरी को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करवाया। राजा भोज जो थे वो शिव भक्त थे। राजा भोज कौन थे? शिव भक्त थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा राजा भोज ने भोपाल के पास में, कहा? भोपाल के पास में राजा भोज ने भोजपुर नाम का शिव मंदिर बनवाया था। कौन से नाम का? भोजपुर नाम का शिव मंदिर जो है वो राजा भोज ने भोपाल के पास में स्थापित करवाया था। अपने स्थापत्य के कार्यों के अंतर्गत राजा भोज ने और भी अन्य स्थापत्य कार्य करवाए, जैसे धार का जो संस्कृत विद्यालय है, वो संस्कृत विद्यालय जो है वो राजा भोज ने बनवाया था। याद रखेंगे। इसके अलावा धार में सरस्वती मंदिर, धार का जो सरस्वती मंदिर है ये भी राजा भोज ने बनवाया था। भोपाल का जो तालाब है
वो भी राजा भोज के द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट जो जो स्थान है धार में और भोपाल के, वो राजा भोज के द्वारा स्थापित करवाए गए थे, जो कि एक बहुत बड़े शिव भक्त के तौर पर माने गए, विक्रमादित्य के वंशज माने गए, परमार वंश के राजा थे, विद्वान थे, कई सारी रचनाएं की, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 9, कि भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? अगर भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, इसका मतलब ये था कि पहले ये स्वतंत्र राज्य रहा होगा। तो याद रखिएगा कि भोपाल पहले स्वतंत्र राज्य था और यहाँ पर बेसिकली नवाबों का शासन रहा है। किसका शासन रहा है? नवाबों का शासन रहा है। भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में मिलाया गया था। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं भोपाल की दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भोपाल की स्थापना 1723-24 में की थी। स्थापना करने वाला व्यक्ति था औरंगजेब की सेना का एक योद्धा। औरंगजेब जो था मुगल शासक, इसकी सेना का एक योद्धा था, इसकी सेना का योद्धा था। उस योद्धा का नाम था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान। इस दोस्त मोहम्मद खान ने 1723-24 के आसपास भोपाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पर शासन किया। इसकी स्थापना करने के बाद दोस्त मोहम्मद खान की जब मृत्यु हो गई, तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है। कब इसकी मृत्यु हो गई थी? 1728 में। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है यार मोहम्मद खान। क्या नाम है? यार मोहम्मद खान। तो यार मोहम्मद खान है, ये दोस्त मोहम्मद खान का उत्तराधिकारी था। दोस्त मोहम्मद खान का उत्तराधिकारी कौन था? अगर ये पूछा जाता तो क्या बताएंगे? यार मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान का उत्तराधिकारी था, जो 1728 में भोपाल का पहला नवाब बना था। भोपाल का पहला नवाब बना था। याद रखिएगा कौन बना था? तो यार मोहम्मद खान बना था। ये दोस्त मोहम्मद खान ने जो भोपाल की स्थापना की थी दोस्तों, तो इसमें याद रखिएगा कि इसने कुछ रियासतों को मिलाया था। इन रियासतों में इसने आष्टा को मिलाया था। आष्टा को मिलाने के साथ इसने इन रियासतों में गिन्नौर को मिलाया था। गिन्नौर के अलावा इसने इसमें खिलचीपुर को मिलाया था, और खिलचीपुर के साथ इसने कुछ क्षेत्र सीहोर के मिलाए। तो याद रखिएगा कि सीहोर, खिलचीपुर, गिन्नौर और आष्टा, इन सभी को मिलाकर दोस्त मोहम्मद खान ने 1723-24 में भोपाल की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। और 1728 में इसकी मृत्यु के बाद भोपाल का पहला नवाब बनता है यार मोहम्मद खान। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बात करें तो 1818 में नवाब के अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है। इसको बोलेंगे एंग्लो नवाब संधि। ये जो एंग्लो नवाब मतलब अंग्रेज और भोपाल के बीच में जो अंग्रेज और नवाब के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि के बाद कहीं ना कहीं जो भोपाल है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। किसका हिस्सा बन गया? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। याद रखिएगा कि 1818 की संधि के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था आपका भोपाल। और इस समय नवाब जो था संधि करने वाला, उसका नाम था नजर मोहम्मद खान। नजर मोहम्मद खान जो था ये इस समय नवाब था। कब नवाब था ये? जब 1818 में संधि के बाद भोपाल जो स्वतंत्र राज्य था उसको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। क्लियर है? अब इस प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश राज्य के अधीन नवाबगिरी चलती चली गई। 1948 के आसपास मार्च में 1948 के आसपास मार्च में यहाँ के नवाब थे हमीदुल्लाह खान। क्या नाम थे? हमीदुल्लाह। जो नवाब हमीदुल्लाह थे उन्होंने भोपाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अभी देखो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था ना, तो इन्होंने 1948 में भोपाल को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और भोपाल को स्वतंत्र घोषित करने के बाद यहाँ पर एक समिति बना दी, यहाँ पर एक मंत्रिमंडल गठित कर दिया। क्या गठित कर दिया? यहाँ पर एक मंत्रिमंडल गठित कर दिया। और जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसके जो पीएम बनाए गए वो थे चतुर नारायण। चतुर नारायण जी को इसका पीएम बना दिया। किसको बना दिया? चतुर नारायण जी को पीएम बना दिया। अब चतुर नारायण जो इसके पीएम बने थे उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो नवाब थे हमीदुल्लाह जी, ये लोग कहाँ चले गए? हज यात्रा पर चले गए। जब ये हज यात्रा पर गए तो इस समय कहीं ना कहीं भोपाल को विलय को लेकर आंदोलन, विद्रोह प्रारंभ हो गया। किस चीज को लेकर विद्रोह कर दिया? कि भोपाल का विलय भारत संघ में हो जाना चाहिए। और इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल को लेकर बहुत तीखे तेवर अपना लिए थे कि भोपाल का विलय जो है वो भारत संघ में होना चाहिए। जैसे ही हज से लौटते नवाब वो क्या करते हैं?
19 जनवरी 1949 को मंत्रिमंडल जो इन्होंने बनाया था उस मंत्रिमंडल को समाप्त कर देते हैं। मंत्रिमंडल को जैसे समाप्त करते हैं और सारा का सारा शासन अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। जब ये अपने हिसाब से सारा का सारा शासन चला रहे थे तो इस समय लगभग 3 महीने तक लगातार भोपाल का भारत संघ में विलय के लिए आंदोलन चलता है और अंततः 1 जून 1949 को भोपाल जो है वो भारत संघ में मिला लिया जाता है। इसको मिलाने के लिए जो नवाब थे उनकी संधि होती है 30 अप्रैल 1949 को भारत संघ में भोपाल को मिलाने के लिए भोपाल के नवाब संधि पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं और 1 जून 1949 को भोपाल जो था वो भारत संघ में मिला लिया जाता है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय जो थी भारत की, वो एक चीफ कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त कर देती है। उन चीफ कमिश्नर का नाम आप याद रख लीजिएगा, वो थे NB बनर्जी। NB बनर्जी जो है वो चीफ कमिश्नर थे, भोपाल में नियुक्त किए गए थे जब भोपाल का विलय भारत में कर दिया गया था, भारत संघ में कर दिया गया था 1 जून 1949 को। अब भोपाल का विलय हो गया 1 जून 1949 को और NB बनर्जी इसके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर भी बन गए थे। तो नवाब का क्या हुआ होगा, तो याद रखिएगा कि जो भोपाल का नवाब था उसे 11 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाने लगा था। आप समझ सकते हैं कि 11 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाने लगी और उस पर वो जिंदा था, बराबर है। तो इस प्रकार से भोपाल का विलय किया गया। लेकिन भोपाल के संदर्भ में कुछ और चीज भी पूछता है कि भोपाल की प्रमुख बेगम कौन थी। तो याद रखिएगा कि भोपाल में सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और नवाब सुल्तान जहां बेगम, सिकंदर जहां और सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, ये 3 इंपॉर्टेंट बेगम रही है भोपाल में, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये पूरी स्टोरी थी भोपाल की, किस प्रकार से उसको विलय किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो याद रखिएगा कि हेलियोडोरस जो है वो शुंग वंश के दरबार में आया था। हेलियोडोरस यूनानी शासक एंटीयोकस जो थे इनका राजदूत था। एंटीयोकस का राजदूत था और शुंग वंश के समय आया था विदिशा में। इस समय शुंग वंश के राजा का नाम था भागभद्र। क्या नाम था शुंग वंश के राजा का, तो याद रखेंगे भागभद्र था। इस समय आया और शुंग वंश के बारे में कहते हैं कि शुंग वंश जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले शासक थे कौन, शुंग वंश के शासक। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, 185 BC में। पुष्यमित्र शुंग ने, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर, किसको हराकर, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसका उत्तराधिकारी बाद में जो वंशज रहा भागभद्र, उसके समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, विदिशा आया था। और चूंकि ये वैष्णव धर्म के संस्थापक थे, वैष्णव धर्म को प्रमोट करने वाले थे, तो जो भागभद्र जो समय वैष्णव धर्म को प्रमोट कर रहा था उससे हेलियोडोरस भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और हेलियोडोरस ने भी वैष्णव धर्म अपना लिया था, भागवत धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसने इसकी निशानी के तौर पर विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था इसमें ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, कौन सी भाषा, पाली भाषा में इस पे लेख लिखे गए थे, काय पे, इस गरुड़ स्तंभ पे, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये हेलियोडोरस से और शुंग वंश के राजा भागभद्र से संबंधित स्तंभ है। तो याद रख लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किसके बारे में कहा जाता था कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है भोज। राजा भोज जो है दोस्तों, राजा भोज जो थे वो कई सारे विद्वानों के संरक्षक थे। राजा भोज ने अपने जीवन काल में कई सारे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। इन विद्वानों में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट विद्वान थे भास्कर भट्ट। इसके अलावा आपको दामोदर मिश्र, ठीक है, और एक और विद्वान थे धनपाल। तो धनपाल, भास्कर भट्ट और दामोदर मिश्र, ये ऐसे विद्वान थे जो भोज प्रथम के दरबार में रहते थे। इसीलिए भोज प्रथम के बारे में कहते थे कि ये विद्वानों का संरक्षक करने वाले हैं।
और जब बोध प्रथम की मृत्यु हो गई तो एक उक्ति प्रचलित हो गई कि विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए, क्योंकि ये विद्वानों को अपने यहाँ पर संरक्षण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो सतपुड़ा पर्वत का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत जो है इसके उत्तर में नर्मदा है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। और इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर ऊंची चोटी धूपगढ़। जो धूपगढ़ है वो कहाँ है? तो याद रखेंगे धूपगढ़ होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में है और महादेव श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? महादेव श्रेणी का हिस्सा है, याद रखेंगे। और धूपगढ़ जहां है वहीं पर लगभग 1047 मीटर ऊंचाई पर एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है पचमढ़ी। पचमढ़ी भी इसी के पास में है, जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाता है और एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। मध्य प्रदेश में इसको पर्वती की रानी भी कहते हैं, किसको? पचमढ़ी को। तो ये भी याद रखिएगा कि पचमढ़ी भी यही है। सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है। इसका जो सबसे पश्चिम का हिस्सा है इसको बोला जाता है राजपीपलाना की पहाड़ी। ठीक है, राजपीपलाना इसको पश्चिम को कहते हैं। मध्य वाले भाग को कहते हैं ग्वालीगढ़। इसके आगे वाले भाग को कहते हैं महादेव पर्वत श्रेणी और महादेव का हिस्सा है धूपगढ़ जो मैंने अभी आपको बताया। और सबसे पूर्वी इलाके को कहते हैं मैकाल। जो मैकाल है यही आगे जाके विंध्याचल से इसका अर्धचंद्राकार, किस रूप में? अर्धचंद्राकार रूप में ये बोल सकते हैं विंध्याचल के पूर्वी भाग कैमूर से मुड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कैमूर आता है, यहाँ से मैकाल जाता है। इन दोनों का जो गांठ होती है, ज्वाइंट होता है, इसी को हम जानते हैं अमरकंटक के नाम से। ठीक है, इसलिए अमरकंटक को क्या बोलते हैं? अमरकंटक मैकाल श्रेणी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो जाते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं है। कौन सा जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर नहीं है वो बताना है। तो याद रखिएगा कि चचाई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो रीवा में बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी में है, रीवा में। तो ये जलप्रपात जो है ये नहीं है चंबल नदी पर। बाकी ये जो झाड़ीदाहा, पाताल पानी और राहतगढ़ हैं, ये तीनों जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि कौन सा जलप्रपात महेश्वर में है। तो महेश्वर में कौन सा जलप्रपात है? तो याद रखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही है और महेश्वर में है, खरगोन में। कहाँ? खरगोन में है, याद रखेंगे। तो बाकी के जो 3 जलप्रपात और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो सभी के सभी जलप्रपात जो ये हैं चारों, ये चारों के चारों जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा की यदि हम बात करते हैं तो ये पहला जलप्रपात है जो अनूपपुर में होता है, नर्मदा नदी पर स्थित ये प्रथम जलप्रपात है जो अनूपपुर जिले में है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट में कहाँ? जबलपुर में है। और यहाँ पर जो नर्मदा है उसका जल जो है वो संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरता है और इसके गिरने के कारण धुआं धुंध छा जाता है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो भी अनूपपुर में ही है, याद रखेंगे। और सभी के सभी किस पे हैं? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर मध्य प्रदेश में मिट्टी की बात करते हैं सर्वाधिक, तो याद रखेंगे काली मिट्टी जो है लगभग 43% के आसपास हम लोगों को मिलेगी। जो काली मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो मालवा का इलाका है, ये मालवा का इलाका जो है इस पे लावा के अवशेष है। लावा जो है उसके विखंडन के कारण कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये कपासी मृदा भी कहलाती है क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी होती है। यदि हम काली मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जब ये सूख जाती है तो ये बात करेंगे कि जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और जब ये गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, याद रखेंगे।
उपजाऊ किस्म की मिट्टी है, सभी प्रकार के आप इसमें अनाज बो सकते हैं। सिंचाई की सुविधा आप अगर अच्छी देंगे तो अनाज बेहतर होंगे, लेकिन सबसे बेहतर ये काम करती है कपास के लिए। इसलिए हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश खास करके उसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। अगर प्रश्न नंबर 16 की बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है? आपका उत्तर होगा मुरैना। दोस्तों क्या होता है, जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो है वो उत्खात भूमि के लिए, उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ प्रदेश के लिए, अपरदन के लिए कहीं न कहीं बोल सकते हैं कुख्यात है। मध्य भारत के पठार पे जब चंबल नदी जाती है तो उस क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में मृदा अपरदन होता है। और इस मृदा अपरदन जो होता है, इसका प्रकार होता है, प्रतिरूप होता है अवनालिका अपरदन। किस रूप का? अवनालिका अपरदन करती है चंबल नदी यहाँ पर जाकर, जिसके कारण यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण होता है। और जो बीहड़ होते हैं वो यहाँ पर डाकुओं का रहने का निवास स्थान हुआ करते थे। पहले यहाँ पर डाकू बहुत ज्यादा हुआ करते थे। कहाँ? चंबल की घाटियों में। अच्छा, चंबल की घाटी जहां बीहड़ या अवनालिका अपरदन के कारण बने हैं, वो मृदा अपरदन की समस्या से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। और ये सबसे ज्यादा किस जिले में देखने को मिलता है? मुरैना जिले में देखने को मिलता है। कहाँ? मुरैना जिले में। अच्छा, चंबल के द्वारा अपरदित ये क्षेत्र, अब यहाँ पर शब्द आया अपरदन, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अपरदन होता है वो किसको कहते हैं? अपरदन का मतलब होता है कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत, उसका क्षरण हो जाना, वो बह के चले जाना, उड़ के चले जाना, यही मिट्टी का अपरदन है। और मिट्टी के अपरदन के कारण मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे करके मरुस्थलीय मिट्टी में बदलती चली जाती है। एक प्रकार से यह मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी जो होती है वो मरुस्थल में बदल जाती है। तो ये मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु है क्या? मृदा अपरदन। तो याद रखिएगा। लेकिन जब अपरदन की समस्या की बात आएगी तो चंबल नदी के कारण मध्य भारत के पठार का ये जो इलाका है वो पूरा सबसे ज्यादा अपरदन की समस्या से ग्रस्त होता है। इसलिए कहीं ना कहीं मुरैना का आप नाम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा अपरदन से प्रभावित जिला है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पीएच मान, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। ठीक है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से बनती है। एक प्रकार से ये मिट्टी एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? अक्षेत्रीय मिट्टी है, क्योंकि जगह जगह से नदी अपरदित भाग लेकर आती है और एक जगह पर उसको डिपोजिट कर देती है, निक्षेपित कर देती है। तो कहीं ना कहीं एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। लेकिन जगह जगह से नदी द्वारा जो पोषक तत्व उठाकर लाए जाते हैं और वो एक जगह छोड़ दिए जाते हैं, तो पोषक तत्वों की भरमार के कारण जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है भैया? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि जगह जगह से नदी पोषक तत्व बहाकर लाती है और एक जगह पर जब उनको निक्षेपित कर देती है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। पोषक तत्वों से भरपूर होती है, उपजाऊ होती है, किसी भी प्रकार की फसल इसमें बो सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, उदासीन प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पीएच मान की हम लोग बात कर लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। देखो, पीएच मान में दो चीज है। एक पी है, पी का मतलब होता है पुषांश, इसका मतलब है शक्ति, और एच का मतलब है दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन। एक प्रकार से जो पीएच मान विधि है वो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता को ज्ञात करने की एक तरीका है। इसको हम और भी अगर सरल परिभाषा बोलें तो याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में अम्लता और क्षारता का एक माप होता है पीएच मान। इसमें दो चीजें हैं कि अम्ल और क्षार। याद रखिएगा, अम्ल और क्षार की यदि हम आए तो यहाँ पर पीएच मान में 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट होता है 7। 0 से 7 तक और 7 से 14 तक की बात करते हैं। अगर किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो हम बात कर लें कि 7 से कम है, अगर कोई भी चीज की वैल्यू 7 से कम है तो हम बोलेंगे वो क्या है? अम्ल है। और 7 से अगर ज्यादा है तो वो कैसी है? क्षारीय है। अगर पॉइंट 7 से 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है H, इसकी सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है। और जो भी चीज होगी, जो भी विलयन होगा वो कैसा होता चला जाएगा दोस्तों? वो खट्टा लगेगा आपको टेस्ट करने पर। और अगर हम 7 से 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे कि हाइड्रोजन की सांद्रता में क्या होती जा रही है? कमी होती जाती है। और जो भी विलयन होता है ना वो आपको टेस्ट करने में कड़वा सा लगने लगता है, याद रखिएगा। और अगर 7 से ज्यादा पे जा रहे हैं तो क्या होगा? क्षार होगा।
और 7 से कम होगा तो अम्लीय तत्व बनेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो जो पीएच मान आपसे पूछता है एग्जाम में, वो किसका पूछता है, तो याद रखिएगा कि एक पूछता है मानव रक्त का पीएच मान कितना है, तो ये आता है 7.4। ऐसे पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आपका उत्तर आता है 6.4 के आसपास। वैसे पूछता है कि शराब का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आएगा आपका 2.8 के आसपास। वैसे पूछता है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर उत्तर आता है 7.4 के आसपास। फिर पूछता है कि लार जो होती है मनुष्य की, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 के आसपास पीएच मान होता है। क्लियर है, याद रखना आप लोगों को। और किसी भी मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 7 और 5.5 इसके बीच जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो मिट्टी अच्छी या स्वस्थ मिट्टी होती है, याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर है केवल 7, उदासीन, और बाकी के पीएच मान के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए हैं। तो पुनासा बांध कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध की मैं बात करूंगा तो कहाँ है, तो चंबल नदी पर है। बाण सागर कहाँ है, तो सोन नदी पर है। और माता टीला बांध कहाँ है, तो बेतवा नदी पर है। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ी बनाते हैं तो याद रखिएगा कि प्रश्न नंबर 18 में आपकी जोड़ी बनेगी स जो रहेगा वो आपका उत्तर सही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पुनासा बांध कहाँ है, तो याद रख लेंगे ये खंडवा में है, नर्मदा पे। गांधी सागर की यदि हम बात करते हैं तो ये मंदसौर में आ जाता है, जो चंबल नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर बाण सागर की बात करेंगे तो ये शहडोल में आ जाता है। तो ये नाम याद रख लेंगे आप लोग, कौन सा बांध किस नदी पे है और कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया गया, तो याद रखेंगे छतरपुर में बनाया गया है। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। कौन सी परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। नदी जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, तो इसके लिए अब्दुल कलाम जी का कथन याद रखेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा आवश्यकता बताई थी नदी जोड़ने की, नदी जोड़ो परियोजना की, क्योंकि हमारे देश की सभी नदियों का जल, भले वो 12 मासी नदियां हो या मौसमी नदियां हो, जल जो होता है वो बह के समुद्र में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन अगर हम नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो उसका जल जो होता है वो सिंचाई के काम में आ सकता है, पीने के काम में आ सकता है, यातायात के काम में आ सकता है, बहुत सारे कामों में आ सकता है। तो उस जल को समुद्र में जाने से बचाने के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा उसका अच्छे से प्रयोग करने के लिए इस प्रकार की परियोजना लाई गई थी, जिसमें सबसे पहले छतरपुर में मिट्टी का बांध बनाया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत, जिसमें केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने का काम किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रदेश कहाँ होता है, तो बालाघाट में। बालाघाट में चूंकि लाल मिट्टी भी है और वर्षा भी अच्छी होती है, तो प्रदेश में बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल होता है। अगर देश की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का स्थान अव्वल है, और विश्व की बात करते हैं तो चीन जो है वो सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाला देश है, याद रखेंगे। अगले नंबर पे देखें दोस्तों, 21 नंबर का प्रश्न है कि गांजे का उत्पादन किस जिले में होता है, तो गांजे का उत्पादन होता है खंडवा में, याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो अफीम है वो मंदसौर में होती है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन गांजा कहाँ होता है, खंडवा में होता है। विशेष तौर पर यह दवा बनाने के काम में आता है, लेकिन इससे चरस, भांग आदि चीजें भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगर हम देश में बात करते हैं तो देश में एमपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो गांजे का उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर विश्व के सबसे उत्तम किस्म के गांजे की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे उत्तम किस्म का जो गांजा होता है वो होता है। गांजा जो है दोस्तों वो याद रखिएगा मोरेसी प्रजाति का बोल सकते हैं या कुल का पौधा है, और ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है। याद रखना है आपको, कौन सी ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। एक प्रकार से ये मादक पदार्थ होता है। किस प्रकार का पदार्थ होता है दोस्तों, मादक पदार्थ होता है गांजा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वन की बात करें तो भिंड में सबसे कम वन है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए ये वनों वाला जो चैप्टर है वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये अगला जो प्रश्न सेट होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वनों से संबंधित होंगे, तो उसके संदर्भ में हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 23 जो है उसमें कहा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कहां किया गया या कब किया गया, तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। कैलाश सांखला का नाम याद रखेंगे, कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बिकॉज कि इन्होंने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ करवाया था। और वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो मैनफोर्ड गैनीमेड
मेन फोर्ड गैनीमीड जो है ये वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? डिंडोरी में है, जो विशेष तौर पर जीवाश्म रखने के लिए स्थापित किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई गई है? तो याद रख लेंगे इन सभी में से विशेष तौर पर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है इसमें नहीं चलाई गई है घड़ियालों के संरक्षण की योजना। चंबल नदी पर भी है, केन नदी में भी और सोन नदी में भी, किसमें नहीं है? नर्मदा नदी में इस प्रकार की योजना नहीं चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज के 25 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर से 25 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।